हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां आज हम फिर लेकर के आए हैं एक 25 क्वेश्चंस की सीरीज कंप्यूटर रिलेटेड MCQ, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। कल हमने एक 25 क्वेश्चंस की श्रृंखला आपके लिए पेश की थी और आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम 25 क्वेश्चंस और लेकर के आए हैं। तो आइए देर न करते हुए सबसे पहले देखते हैं आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला जो प्रश्न हमारा है, वेब ब्राउजिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग किया जाता है। वेब ब्राउजिंग का अर्थ होता है हमारा इंटरनेट पर किसी भी सूचना को अगर हमको सर्च करना हो, किसी भी सूचना को देखना हो, तो उसको हम वेब ब्राउजिंग बोलते हैं। और वेब ब्राउजिंग के लिए कुछ एप्लीकेशंस यूज किए जाते हैं जिनको कि वेब ब्राउजर हम बोलते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो वेब ब्राउजिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो कहलाते हैं वेब ब्राउजर। यहाँ पर जो विकल्प दे रखे हैं उसमें हमारा पहला ऑप्शन है MS आउटलुक, अल्टा विस्टा, माइक्रोसॉफ्ट एज और MS ऑफिस। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हमारा है माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है? एक प्रकार का ब्राउजर होता है जिसका यूज करके हम इंटरनेट पर किसी भी सूचना को देख सकते हैं। MS आउटलुक हमारा एक ईमेल क्लाइंट होता है, अल्टा विस्टा सर्च इंजन है और MS ऑफिस एक ऑफिस प्रोडक्टिविटी सूट होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हमारा होगा वो है माइक्रोसॉफ्ट एज। अगला प्रश्न देखते हैं, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग हुआ था। तो कंप्यूटर की जो जनरेशन्स हैं उनको 5 भागों में बांटा गया है, फर्स्ट जनरेशन से लेकर के 5th जनरेशन तक। तो वैक्यूम ट्यूब का जो प्रयोग है ये कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किया गया था। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स बनाए गए थे उनको बनाने के लिए जो मुख्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग हुआ था वो था हमारा वैक्यूम ट्यूब्स। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट IC का प्रयोग हुआ था और फोर्थ जनरेशन में VLSI टेक्नोलॉजी पर आधारित माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज किया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही हमारा उत्तर होगा वो है फर्स्ट जनरेशन। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, विच नंबर सिस्टम इज यूज्ड बाय कंप्यूटर्स। कंप्यूटर किस संख्यात्मक प्रणाली का उपयोग करता है। तो अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो ये हमारे मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। तो कंप्यूटर जिस नंबर सिस्टम का यूज करता है वो हमारा होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। तो इस प्रश्न का जो हमारा उत्तर होना चाहिए वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारी 2 संख्याएं होती हैं, 0 और 1। कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 का प्रयोग किसी भी सूचना को प्रदर्शित करने के लिए करता है। डेसिमल नंबर सिस्टम की अगर बात करें हम, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर के 9 तक के नंबर्स आते हैं हमारे। ऑक्टल में 0 से लेकर के 7 तक के नंबर्स आते हैं और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से 9 तक के नंबर्स यूज होते हैं और यहाँ पर अल्फ़ाबेट यूज किए जाते हैं A से लेकर F तक के। तो कंप्यूटर जिस नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है वो हमारा है बाइनरी नंबर सिस्टम। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। विच ऑफ दीज इज एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस से हमारा मतलब क्या है कि ऐसी कोई भी डिवाइसेज जिनका प्रयोग करके हम किसी डेटा को किसी कंप्यूटर के अंदर इनपुट करा सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, उनको बोलते हैं इनपुट डिवाइसेज। तो यहाँ पर जो हमारे विकल्प दे रखे हैं उनमें पहला है प्रिंटर, जो कि हमारा किसी भी सॉफ्ट कॉपी को प्रिंट करके हार्ड कॉपी में बदलता है, एक आउटपुट डिवाइस होती है। OMR, स्पीकर और प्लॉटर। OMR को फुल फॉर्म होता है हमारा ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या करता है कि OMR सीट्स को स्कैन करने के लिए, चेक करने के लिए OMR डिवाइस का प्रयोग करते हैं और ये हमारी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है। OMR डिवाइस जो है इसका प्रयोग करके किसी भी OMR सीट को स्कैन किया जाता है। तो हमारा जो सही आंसर यहाँ पर होना चाहिए वो है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस होगी जो कि हमको ऑडियो आउटपुट देता है और प्लॉटर भी एक प्रिंटिंग डिवाइस होती है जिसका प्रयोग हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए किया जाता है।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा है ऑप्टिकल मार्क रीडर, जिसको कि हम शॉर्ट में OMR कहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। बूटिंग के बारे में पूछ रहे हैं, व्हाट इज बूटिंग, बूटिंग क्या होती है। तो एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है हमारा। बूटिंग से हमारा जो अर्थ है वो है कंप्यूटर का स्टार्ट होना। कंप्यूटर के स्टार्ट होने की जो प्रक्रिया है उसको बूटिंग कहा जाता है। तो हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन स्टार्टिंग अप अ कंप्यूटर, कंप्यूटर का स्टार्ट होना। शटिंग डाउन द कंप्यूटर, शट डाउन करने का मतलब कंप्यूटर को बंद करना, पावर ऑफ करना। ऑपरेटिंग ए प्रोग्राम, किसी प्रोग्राम को चलाना, ऑपरेट करना। या फिर टर्निंग ऑफ द मॉनिटर, मॉनिटर को टर्न ऑफ करना। तो इस प्रश्न का जैसा कि मैंने आपको बताया, बूटिंग का अर्थ है कंप्यूटर का स्टार्ट होना। तो जो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है स्टार्टिंग अप अ कंप्यूटर, ये हमारा सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है इन कॉन्टेक्स्ट विद द कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन अ निबल। कंप्यूटर शब्दावली के संदर्भ में एक निबल में कितने बिट होते हैं। निबल क्या होता है इसको हम समझते हैं। निबल, या जिसको कि हम हाफ बाइट भी बोलते हैं, हाफ बाइट एक निबल जो हमारा होता है वो हाफ बाइट इसको कहते हैं। हाफ बाइट का मतलब हमारा क्या हुआ, 4 बिट, क्योंकि एक बाइट में हमारे कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं। और अगर हम हाफ बाइट की बात कर रहे हैं तो वहां पे कितने बिट होंगे, 4 बिट होंगे। तो निबल जो होता है ये हमारा कितने के बराबर होता है, ये होता है 4 बिट के बराबर। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर है वो है 4 बिट्स। एक निबल में कितने बिट होते हैं, 4 बिट होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। VLSI का सही फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ VLSI। तो VLSI के बारे में आपको बता दें कि VLSI टेक्नोलॉजी का प्रयोग कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर को बनाने के लिए किया गया था। और VLSI का जो फुल फॉर्म, सही फुल फॉर्म यहाँ पर होगा वो हमारा होगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI, जो कि टेक्नोलॉजी प्रयोग की गई थी कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में कंप्यूटर्स को बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। While browsing the internet, which of the following key is used for full screen view? इंटरनेट ब्राउज करते समय पूर्ण स्क्रीन दृश्य के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। अगर आप किसी ब्राउजर पे नेट को यूज कर रहे हैं, आप सर्फिंग कर रहे हैं और आपको वहां पे अपने स्क्रीन को फुल स्क्रीन पे लाना है, सारे ऑप्शंस को हटा करके आप फुल स्क्रीन पे लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से F11 प्रेस करना पड़ेगा। अगर आप F11 बटन दबाते हैं तो आपकी विंडो जो है वो फुल स्क्रीन पे आ जाएगी और सारे ऑप्शंस वहां पर हट जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होना चाहिए वो है F11। F11 का यूज करके हम अपने ब्राउजर को फुल स्क्रीन पर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन विच ईयर माइक्रोसॉफ्ट वॉज फाउंडेड। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन हमारी एक अमेरिकन कंपनी है, यूएस बेस्ड कंपनी है, जिसका कार्य सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है। और माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की जो स्थापना हुई थी ये हमारी हुई थी अप्रैल 1975 में, 1975 में हुई थी। और मैक्सिको सिटी में, अमेरिका के मैक्सिको सिटी में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो हमारे फाउंडर थे, हम कह सकते हैं इसकी जिसने स्थापना की थी, वो 2 लोग थे, जिनमें से हमारे पहले जो कि बिल गेट्स और दूसरे जो सह संस्थापक को फाउंडर थे उनका नाम था पॉल एलन। तो 2 लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना 1975 में की थी, जिसमें से पहला नाम आता है बिल गेट्स का और उनके जो को फाउंडर थे पॉल एलन। तो इसका सही जवाब होगा 1975। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। When 8 bits are combined, the resulting unit of storage is known by which of the following names? जब 8 बिट्स को संयोजित किया जाता है, मिलाया जाता है, तो परिणामी स्टोरेज इकाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो अभी जैसे कि पीछे भी हमने एक बार इस बात की, 8 बिट का जो समूह होता है वो हमारा कहलाता है बाइट। ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज नोन एज बाइट। तो सही जवाब यहाँ पर जो हमारा आ रहा है वो है बाइट, जिसमें कि 8 बिट होते हैं
और निबल की अगर हम बात करेंगे तो एक निबल में हमारे 4 बिट होते हैं, जिसको कि आधा बिट भी हाफ बाइट कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला पहला ब्राउजर कौन सा था? ब्राउजर एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग करते हैं हम इंटरनेट पर किसी भी वेब पेज को, किसी वेब रिसोर्स को देखने के लिए। तो सबसे पहला जो ब्राउजर हमारा बना था, वो ब्राउजर का जो नाम था वो था www। फर्स्ट ब्राउजर वाज www, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। और www जो वेब ब्राउजर बना था सबसे पहला, इसको बनाया किसने था? जिन्होंने बनाया था उनका नाम था टिम बर्नर्स ली ने इसको बनाया था। लेकिन www में क्या था कि ग्राफिक्स को सपोर्ट नहीं करता था। अगर आप किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करते थे तो वहां पर आपको केवल टेक्स्ट इंफॉर्मेशन मिलती थी, उससे रिलेटेड ग्राफिक्स आपको नहीं मिलते थे। तो सबसे पहला जो हमारा ग्राफिक्स को सपोर्ट करने वाला ब्राउजर आया, दैट वाज मोज़ैक। तो मोज़ैक जो था, इस सबसे पहला ग्राफिक्स को सपोर्ट करने वाला ब्राउजर हमारा था। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो है मोज़ैक। आइए आगे देखते हैं। विच कंट्री हैज अ सर्च इंजन कार्ड एज बाइडू? किस देश में बाइडू नाम का सर्च इंजन है? सर्च इंजन एक प्रकार के टूल्स होते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है वेब पर किसी भी सूचना को, किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए। जैसे कि आपने गूगल का नाम सुना होगा। गूगल क्या है? गूगल इज ए टाइप ऑफ सर्च इंजन। आप इसके सर्च बॉक्स में जाके जो भी आप वहां पर सर्च के लिए कीवर्ड्स डालेंगे, उस कीवर्ड के आधार पे आपको एक सर्च रिजल्ट मिल जाता है। तो चाइना का अपना एक सर्च इंजन है जिसका नाम है बाइडू। तो बाइडू किस कंट्री का है? बाइडू जो है ये है हमारा एक चाइना का सर्च इंजन। तो जो इसका सही आंसर है वो हमारा है चाइना। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is the first screen that appears after the booting process of a Windows system? निम्न में से कौन सी पहली स्क्रीन है जो विंडोज सिस्टम की बूटिंग प्रक्रिया के बाद दिखाई देती है? जब हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कर रहा है उसको बूट करते हैं, तो बूटिंग कंप्लीट होने के बाद में सबसे पहले जो स्क्रीन हमारी आती है, जो हमारी होम स्क्रीन होती है, और कंप्यूटर के अन्य ऑप्शंस पे जाने के लिए हमको वहाँ पर ऑप्शंस मिलते हैं, वो हमारी कौन सी स्क्रीन होती है? डेस्कटॉप की स्क्रीन। तो डेस्कटॉप हमारे विंडोज सिस्टम की होम स्क्रीन होती है जो कंप्यूटर के बूट होने के बाद में सबसे पहले दिखाई देती है। तो इसका जो सही आंसर हमारा होगा वो क्या होगा? डेस्कटॉप। आगे देखते हैं। Which of the following option is used to check spelling and grammar in MS Word? MS Word जो कि एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन होता है, इसमें स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने के लिए आप कौन से विकल्प का प्रयोग करेंगे? तो MS Word आपको सुविधा देता है कि आप अपने द्वारा बनाए गए डॉक्यूमेंट के स्पेलिंग और ग्रामर को चेक कर सकें, और उसके लिए आपको एक ऑप्शन मिलता है स्पेलिंग एंड ग्रामर। जिस ऑप्शन का प्रयोग हम करते हैं MS Word में टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर, उसको क्या कहा जाता है? स्पेलिंग एंड ग्रामर। और स्पेलिंग और ग्रामर के लिए जो शॉर्टकट दे रखा है MS Word, दैट इज F7। F7 का यूज करके हम स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करा सकते हैं MS Word में। और ये ऑप्शन हमको कौन से टैब के अंतर्गत मिलेगा? ये मिलेगा हमको रिव्यू टैब के अंतर्गत। तो रिव्यू टैब में जब आप जाएंगे तो आपको फर्स्ट ऑप्शन है स्पेलिंग एंड ग्रामर का मिल जाएगा, जहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट के स्पेलिंग और ग्रामर को चेक कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए, रिव्यू टैब। आगे बढ़ते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड? पावर पॉइंट जो कि एक हमारा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है, इसमें अगर हमको नया एक स्लाइड ले आना है, नया एक पेज ले आना है, तो उसके लिए शॉर्टकट क्या है? तो MS पावर पॉइंट में नया स्लाइड ऐड करने के लिए आपको कीबोर्ड से Ctrl+M बटन के कॉम्बिनेशन को यूज करना होगा, और Ctrl+M प्रेस करते ही आपकी स्लाइड में आपके प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड वहां पर ऐड हो जाती है। तो सही जो इसका आंसर होना चाहिए दैट इज Ctrl+M टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन। आगे क्या प्रश्न है देखते हैं। Which MS Excel function can be used to sum up the numbers entered in a group of cells? सेल के समूह में दर्ज संख्याओं को जोड़ने के लिए किस MS Excel फंक्शन का उपयोग किया जा सकता है?
MS एक्सेल में फंक्शन दिया होता है, कई फंक्शंस होते हैं जिनका प्रयोग करके आप विभिन्न प्रकार के कैलकुलेशंस को करते हैं। तो संख्याओं को जोड़ने के लिए एक्सेल में जिस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है वो हमारा है सम। सम फंक्शन का यूज आप करेंगे संख्याओं को जोड़ने के लिए। आपको जो भी संख्या जोड़नी है आप सेल में इक्वल साइन लगाइए, उसके बाद में आपको फंक्शन लिखना होता है सम, और जिन भी नंबर्स को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, उनको आप सेलेक्ट करिए और कीबोर्ड से एंटर प्रेस करते ही सेलेक्ट की गई संख्याओं का जो भी टोटल होगा वो आपको मिल जाएगा। तो इस जो प्रश्न है इसका सही जो हमारा उत्तर होना चाहिए वो है सम फंक्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। रोज इन MS एक्सेल आर आइडेंटिफाइड। MS एक्सेल में रोज की पहचान निम्न द्वारा की जाती है। MS एक्सेल हमारा एक प्रकार का स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम का यूज हम करते हैं डेटा को रो और कॉलम के रूप में अरेंज करने के लिए, और वहां पर विभिन्न प्रकार के जो हमारे फंक्शंस होते हैं उनका प्रयोग करके हम किसी भी कैलकुलेशन को कर सकते हैं। एक्सेल में आपको जो पेज मिलता है उस पेज में आपको कुछ कॉलम्स मिलते हैं, इस प्रकार के आपको कॉलम्स मिलेंगे और कुछ आपको वहां पे रोज मिलेंगे। रो और कॉलम से मिलकर के जो पेज बना होता है वो हमारा कहा जाता है वर्कशीट या स्प्रेडशीट। और रो को दिखाने के लिए हम यहाँ क्या प्रयोग करते हैं, नंबर्स का प्रयोग करते हैं। तो एक्सेल में रो को हम किससे दिखाएंगे, रो को हम नंबर से दिखाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है MS एक्सेल 2007 में कितनी पंक्तियां होती हैं। तो एक्सेल 2007 में रो की संख्या यहाँ पर पूछ रहा है कि एक वर्कशीट में कितनी रो होती हैं। तो एक्सेल में हमारी जो वर्कशीट आती है जो कि रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होती है, इसमें 10,48,576 रो हमको मिलती हैं। और अगर हम कॉलम की बात करें तो यहाँ पर कॉलम की जो संख्या होती है वो हमारी होती है 16,384। 10,48,576 रो और 16,384 आपको क्या मिलने वाले हैं, यहाँ पे आपको कॉलम मिलने वाले हैं। कॉलम को आप अल्फाबेट से शो करते हैं, पहले कॉलम को A और आखिरी कॉलम को X, F, D से हम प्रदर्शित करते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कंप्यूटर की कौन सी श्रेणी बड़ी और पोर्टेबल नहीं है। पोर्टेबल का मतलब होता है जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें पहला है पाम टॉप, जो हमारे एक छोटे आकार के कंप्यूटर होते हैं, पोर्टेबल होते हैं। नोटपैड भी हमारा एक पोर्टेबल कंप्यूटर होता है। लैपटॉप भी पोर्टेबल होते हैं। डेस्कटॉप या जिसको कि हम PC पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं, ये पोर्टेबल नहीं होते, इनको हम अपने साथ लेकर के कहीं भी नहीं जा सकते हैं। तो डेस्कटॉप हमारा जो है एक बड़ी श्रेणी का कंप्यूटर और पोर्टेबल नहीं होता, इसको हम अपने साथ लेकर के कहीं भी ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है हमारा वो क्या है, डेस्कटॉप। आगे देखिए, बेसिक का फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बेसिक। बेसिक एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और स्पेशली एक प्रकार की हाई लेवल लैंग्वेज होती है जिसका प्रयोग करके प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। और बेसिक लैंग्वेज का जो फुल फॉर्म है वो हमारा क्या होता है, दैट इज बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो पहला जो ऑप्शन हमारा दे रखा है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। व्हाट इज कंट्रोल प्लस क्यू यूज्ड फॉर इन MS वर्ड। MS वर्ड में कंट्रोल प्लस क्यू का उपयोग किस लिए किया जाता है। देखिए, कंट्रोल क्यू MS वर्ड में क्या करता है कि अगर आपने पैराग्राफ पर कोई फॉर्मेटिंग लगा रखी है, जैसे आपने पैराग्राफ में लाइंस के बीच के स्पेस को बढ़ा रखा है, या आपने बुलेट्स, नंबरिंग, शेडिंग, बॉर्डर, ये सब चीज़ें आपने लगा रखी हैं, तो पैराग्राफ पर की गई किसी भी प्रकार की फॉर्मेटिंग को, सभी फॉर्मेटिंग को अगर आपको रिमूव करना है तो आप क्या यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस क्यू यूज करेंगे। तो इसका सही जो आंसर होना चाहिए, टू रिमूव द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए हम कंट्रोल प्लस क्यू का प्रयोग MS वर्ड में करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। Which button in MS Excel is clicked to calculate the sum of a series of numbers? संख्याओं की श्रृंखला के योग की गणना करने के लिए MS Excel में कौन सा बटन क्लिक किया जाता है। तो MS Excel में एक फंक्शन होता है ऑटो सम का,
जिसका प्रयोग करके संख्याओं को ऑटोमेटिकली हम जोड़ सकते हैं। अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं तो आप सम का फंक्शन लगाएंगे, और ऑटोमेटिक अगर आप संख्याओं को जोड़ना चाहते हैं तो आपको होम टैब में एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो सम, और ऑटो सम पे क्लिक करते ही वो संख्याओं को जोड़ करके उनका आपको टोटल दे देता है। तो जो सही आंसर हमारा होगा वो क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन ए ऑटो सम। अगला प्रश्न हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर। क्लाउड कंप्यूटिंग से हमारा अर्थ होता है आपको स्टोरेज या फिर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज ऑनलाइन जो देते हैं उनको कहा जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा प्रदाता। आपको डाटा स्टोरेज की सुविधा, आपको सॉफ्टवेयर की सुविधा ऑनलाइन मिलेगी, और आप कहीं से भी अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे गूगल ड्राइव आपने सुना होगा, तो गूगल ड्राइव क्या है, गूगल ड्राइव इज ए एग्जांपल ऑफ क्लाउड स्टोरेज। गूगल ड्राइव सभी लोग जानते हैं, हो सकता है आप लोग अपना डेटा भी गूगल ड्राइव पर रखते हो। तो गूगल ड्राइव क्या है, एक प्रकार का क्लाउड स्टोरेज है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें हमारा अमेजॉन वेब सर्विसेज एक क्लाउड सेवा प्रदाता है, माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर भी हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है, IBM भी क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस हमें देता है। यहाँ पर इंटेल का जो ऑप्शन है ये हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा प्रदाता नहीं है। इंटेल एक कंपनी है जो कि माइक्रो प्रोसेसर्स बनाने का काम करती है। लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए प्रोसेसर बनाने का काम इंटेल का है। तो यहाँ पर हमारा सही जो प्रश्न का इसका आंसर है, उत्तर है, वो हमारा क्या होगा, इंटेल। अगला प्रश्न हमारा है, प्रोग्राम्स स्टोर्ड इन अ रोम आर कार्ड। रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म आप सभी लोगों को ही पता होगा। रोम का जो हमारा फुल फॉर्म होता है वो होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगी हुई एक प्रोग्राम चिप होती है जिसके अंदर एक प्रोग्राम स्टोर रहता है, और वो प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर को बूट कराने के लिए हेल्पफुल होता है। तो ऐसा एक हार्डवेयर, रोम हमारी क्या है, एक चिप यानी कि हार्डवेयर, और जिस हार्डवेयर के अंदर कोई प्रोग्राम या कोई सॉफ्टवेयर डाला जाए उसको कहा जाता है फर्मवेयर। तो हमारा जो सही यहाँ पर आंसर होगा वो क्या होगा, फर्मवेयर। तो आज हमारे 25 क्वेश्चन थे। आशा करते हैं कि आपको इनसे अवश्य ही आगे लाभ मिलेगा, और ऐसे ही अन्य प्रश्नों की श्रृंखला के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।